इस भाग में हम पढ़ेंगे पाचन। मनुष्य में पाचन कैसे होता है, इसमें हम पढ़ेंगे। देखो, पहले मैं बता देता हूँ कैसे पाचन होता है, हमारे शरीर में किन किन जगह पर होता है। सब पाचन में जो है 2 कार्य हमारे जो स्थान है वो मदद करते हैं। सबसे पहले आहार नाल जो है हमारे शरीर में पाचन में मदद करती है। दूसरे नंबर पे आती है पाचक ग्रंथियां। तो पाचक ग्रंथियां हैं वो हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करते हैं और हमारे पाचन में कौन कौन सी मदद करती हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आहार नाल की हम लंबाई की बात करें तो ये जो आहार नाल है इसकी लंबाई होती है 32 फुट। अगर हम इसी की बात मीटरों में करें, मीटर में इसकी होती है 9 मीटर। 9 मीटर की ये लंबाई होती है। यह मुख गुहा से, मतलब ये जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं मुख गुहा। मुख गुहा से ये एन स्तर यानी कि मलाशय तक की जो दूरी है उसे हम कहते हैं आहार नाल। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक होती है? मुख गुहा से गुदा द्वार तक होती है। अब हम पढ़ते हैं पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां क्या होती हैं, ये क्या करती हैं? पाचक ग्रंथियां एक प्रकार की एंजाइमों का श्रावण करती है, जो एंजाइम का निर्माण करते हैं और हमारे शरीर में लार, पित्ताशय, अग्नाशय ये है एंजाइम। ठीक है, और जो ये कहाँ से होता है? मुख से छोटी आंत में, मुख से छोटी आंत में जो भोजन है उसका पाचन हो जाता है, और जो बड़ी आंत में आती है उसमें जल का अवशोषण होता है। तो सुनिएगा, भोजन का दो स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहले नंबर पे आता है आहार नाल। इसकी लंबाई की बात करें तो 32 फुट होती है। अगर हम इसकी मीटरों में बात करें तो 9 मीटर की होती है। मुख गुहा से यानी वक्र कैविटी से एनस तक के बीच में होता है। मुख गुहा से गुदा तक के बीच में होता है। 32 फुट लंबाई होती है। अगर इसकी हम चौड़ाई की बात करें तो यह 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और इसके बाद आ जाता है एंजाइम। एंजाइम क्या करते हैं? ये हमारे शरीर में रसों का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर में जो पाचन में है 3-4 प्रकार के रस पाचन में हमारी मदद करते हैं। जो भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? भोजन का पाचन होता है पूर्ण रूप से छोटी आंत में पूरा पाचन हो जाता है, और बड़ी आंत जब आती है, बड़ी आंत में होता है जल का अवशोषण। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने पाचन के विषय में जानकारी। सबसे पहले आता है मुख गुहा। जो मुख गुहा यानी वक्र कैविटी जो है, इसमें क्या होता है? वक्र कैविटी किसे कहते हैं? देखिए, ये जो मुंह के अंदर का जो खाली स्थान है इसे बोलते हैं हम मुख गुहा। क्या बोलते हैं? मुख गुहा। मुख गुहा में क्या क्या होता है? मुख गुहा में दांत, जीभ, लार ये हमारे मुख में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है लार। ठीक, सबसे पहले हम जानकारी करते हैं लार के विषय में। लार क्या करती है हमारे भोजन में, किसका पाचन करती है, क्या क्या मदद करती है? ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है, कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि जो लार है किसका पाचन करती है। ठीक, लार में होती हैं 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं, और जो लार है यह हमारे भोजन को लसीला, मतलब एक प्रकार से चिपचिपका या हम कहें एक लड्डू के आकार में उसे बदल देती है। ठीक है दोस्तों, और ये प्रतिदिन 1.5 लीटर से 1.5 लीटर के बीच में उसका निर्माण करती है। अगर हम किसी इसके बारे में जानकारी लें तो जो बड़े युवा हो जाते हैं उनके शरीर में बचपन की अपेक्षा थोड़ी कम मात्रा में लार बनना शुरू होता है। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके मुंह से ज्यादा लार निकलती रहती है, जिसके कारण उनके यहाँ जो हिस्सा है ये वाला काफी भीग जाता है, ठीक है, और जिनके कारण उन पर मक्खियां भी ज्यादा लगती हैं। ठीक, इसके अभी सुनिए लार में कितने प्रकार की ग्रंथियां हैं? 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं। हमारे शरीर में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? टाइलिन, लाइसोजाइम, म्यूकस और डायटोरिक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज और म्यूलिन ये एंजाइम पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा की हम बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सबसे ज्यादा पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। कौन सा पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम। ठीक है, अब अगर हम इसके और आगे लार के बारे में जाने तो लार जो है बचपन में ज्यादा बनती है, कम बनती है छोटे बच्चों में
ज़्यादा बनती है, बड़े बच्चों में कम बनती है। ठीक है, तो अगर हम पढ़ें कि लाइसोजाइम, लाइसोजाइम हमारे शरीर में या हम कहें लार में क्या करता है। आपने देखा होगा छोटे जब बच्चे होते हैं तो जो टॉफी होती है उसको मुंह में खाते हैं, और जब उनके मुंह से जो टॉफी निकल जाती है उसे उठाकर खा लेते हैं। ठीक, खाने के बाद जो जमीन पर जो कीटाणु थे उसके मुंह में गए, खाने के बाद खाया जो है उसमें जो कीटाणु गए थे उन्हें मारने का काम करता है लाइसोजाइम। कौन करता है? लाइसोजाइम। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है कि लाइसोजाइम किसको नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ ले देखें जो टाइलिन है यह क्या करता है। टाइलिन और डाइस्टेज जो एंजाइम है ये हमारे भोजन में शर्करा जो है यानी मंड उसको पाचन करता है, किसमें बदल देता है? शर्करा में। ठीक है, टाइलिन तथा डाइस्टेज मंड यानी मंड को शर्करा में बदलता है। ठीक है, इसको बदलता है, मीठे को बदल देता है। ठीक, जो म्यूलिन है वो चिपचिपा बनाता है, चिपचिपा जैसा पदार्थ बनाता है तो जो भोजन की लुगदी को बनाता है। और सबसे बड़ी लार ग्रंथियां कौन सी होती है? पैरोटिड ग्रंथि होती है, जो कि संक्रमित होने पर अगर वो जीवाणुओं के द्वारा संक्रमित हो जाती है तो उस पर ये ग्रंथियां जो है देखिए इस कान के जो नीचे ग्रंथि है इधर पाई जाती हैं, जिसके कारण एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं कलुहा रोग, या हम बोले कलुहा को बोलते हैं हम कनफेरी, इंग्लिश में टेंसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके कारण किसके कारण कलुहा रोग हो जाता है? पैरोटिड ग्रंथि के कारण ये रोग हो जाता है। अभी एक बार में हम पढ़ लेते हैं लार के विषय में। लार प्रतिदिन 1.5 से 1 लीटर के बीच में बनती है, भोजन के पाचन में मदद करती है। लार में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन और लाइसोजाइम। ठीक, ये 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि लार में 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें से सबसे बड़ी ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि हमारे शरीर में कम मात्रा में बनती है, लेकिन अगर हम इसे सांप के बारे में जाने तो यही ग्रंथि सांप में जहर का कार्य करती है। ठीक, जब ये ग्रंथि जो है जहर बनाती है सांप में। ठीक, और छोटे बच्चों में लार का निर्माण सबसे ज्यादा होता है और बड़ों में इसकी अपेक्षा कम होता है। तो चलिए हम चलते हैं अगली स्लाइड में, जहां पर हम पढ़ेंगे दांतों के बारे में। तो इसमें पढ़ते हैं हम दांतों के बारे में। दांत है क्या? दांत जो है हमारे शरीर में क्या करते हैं? सबसे पहला महत्वपूर्ण है, किसी भी लड़की हो या लड़का उनको मुंह की जो प्रकृति है उसको सुंदर बनाते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले दांतों का केवल कार्य यही नहीं है कि उन्हें भोजन को काटने में मदद करना, यही कार्य नहीं है, इसका सबसे मुख्य कार्य है भोजन की सुंदरता को बनाना। मान लीजिए अगर किसी के दांत नहीं है तो कोई व्यक्ति किस प्रकार का हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा कि नहीं, है ना? तो जिस अभी मेरे दांत हैं, शायद मेरा चेहरा आपको पसंद ना आ रहा हो, लेकिन जैसा भी है मेरा बढ़िया है। ठीक है, तो दांत है हमारे चेहरे की सुंदरता को बनाए रखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम दांतों में। दांत का अध्ययन जो है, दांतों के संबंध में जो पढ़ाई की जाती है वह की जाती है ऑडोंटोलॉजी शाखा के अंतर्गत की जाती है। इस जो दांतों की जो पढ़ाई है हमारे 2 प्रकार से की जाती है, एक की जाती है ऑडोंटोलॉजी में, दूसरा आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, जो दांत है ये हमारे शरीर में 2 प्रकार के पाए जाते हैं, अस्थाई और अस्थाई। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 2 प्रकार के पाए जाते हैं, अस्थाई और अस्थाई दांत पाए जाते हैं। अगर हम स्थायी दांतों की बात करें तो स्थायी दांत होते हैं हमारे जब जन्म से लेकर 12 वर्ष तक की उम्र में हमारे दांत अस्थायी दांत होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं दूध के दांत। अगर हम बात करें कि दूध जो दांत होते हैं हमारे जीवन काल में कितनी बार उगते हैं, तो 2 बार हमारे जीवन काल में उगते हैं। और हम इसकी पूरी कुल बात करें कि हमारे जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कुल कितने दांत आते हैं? कितने दांत आते हैं? 52 दांत आते हैं। कितने आते हैं? 52 दांत आते हैं हमारे जीवन काल में। जन्म से जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे शरीर में कुल 52 दांत होते हैं। जो दांत है इस पर 2 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। 2 प्रकार की परतों में से पहली का नाम है इनेमल, दूसरे का नाम है डेंटेस्टाइन।
ये जो एनिमल है, यह हमारे जो ये दांत है इसके सब जो ऊपरी है जिसके कारण हमारे दांत चमकते हैं, यह भाग सबसे कठोर भाग होता है दांतों में। ठीक, जो और दूसरा भाग है डेंस्टाइन, ये हमारे परत के अंदर पाया जाता है। ठीक, ये दो प्रकार के दांतों के ऊपर दो परत पाए जाते हैं, एनिमल और डेंस्टाइन। एनिमल जो है सबसे कठोर परत होती है। ठीक है, दांतों का अध्ययन ऑडिटोनाली शाखा के अंतर्गत किया जाता है। दांत दो प्रकार के होते हैं, स्थायी दांत और अस्थायी दांत। अगर हम स्थायी दांतों की बात करें तो स्थायी दांत होते हैं 20। बच्चे के जन्म के समय पर बच्चे के जन्म से और जब तक वो टूटते नहीं है उनकी संख्या होती है 20। कितनी होती है भाई? 20 दांतों की संख्या होती है। अगर हम अस्थायी दांतों की बात करें, अस्थायी दांतों की संख्या बात करें तो यह होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। 4 प्रकार के दांतों में होते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। सबके विषय में हम धीरे धीरे से जान लेंगे। पहले एक बार थोड़ा थोड़ा सबके विषय में जान लीजिए, फिर डिटेल से इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जो रत्नक दांत जो दांत हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी में रत्नक, कृंतक, अग्रचवर्णक, चवर्णक दांत होते हैं। और जो दांत होते हैं यह सुअर और घोड़ा में कितने होते हैं? स्तनधारियों में 44 दांत होते हैं। कितने होते हैं भाइयों? 44 दांत होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा दांत सुअर और घोड़ा में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें एक मच्छर की, मच्छर में कितने दांत होते हैं? 47 अर्थात 47 दांत होते हैं। और गाय भेड़ में होते हैं 32 दांत। कितने होते हैं भाइयों? 32 दांत होते हैं। एक बार हम फिर से इसके बारे में जान लें और डिटेल से इसके अंतर्गत हम मुंह से स्टार्ट करेंगे और सभी को डिटेल से हम पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्थायी दांतों के बारे में। किसके बारे में? दांतों के 2 भाग हैं, स्थायी दांत और अस्थायी दांत। इससे पहले हम पढ़ लें दांत किससे बने होते हैं। ठीक है, तो दांत जो है कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, जिसमें 85% भाग कैल्शियम फॉस्फेट का होता है और 10% होता है CaCO3 का। और जो शेष भाग है 5% का जो शेष भाग है वो होता है कैल्शियम क्लोराइड का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम क्लोराइड का बना होता है। अगर हम जब भी पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा सब कहीं पर भी बताया जाता है कि दांत बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के दांत बने होते हैं। लेकिन हम जान लें कि जो दांत है कैल्शियम पैराक एसिड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कैल्शियम पैराक एसिड के दांत बने होते हैं। अब पढ़ लेते हैं दांतों के स्थायी भाग और अस्थायी भाग के बारे में। जो स्थायी दांत हैं उनकी संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20। आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसके दांत एक बार उगने के बाद दोबारा टूटने लग जाते हैं। इनकी संख्या 20 मानी जाती है। जो बच्चे होते हैं उनके अंदर प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। अब ये सोचिए मत कि ये प्रीमोलर मोलर क्या है, ये दांतों के प्रकार है। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं बता दूंगा। प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते हैं। बच्चों में दूध के दांतों की संख्या होती है 20, जिन्हें हम स्थायी दांतों को खीर के दूध दांत या फिर हम कहें कि दूध के दांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम अस्थायी दांत। अस्थायी दांत क्या होते हैं? अस्थायी दांत ऐसे दांत होते हैं जो एक दोबारा उगने के बाद फिर कभी टूटते नहीं हैं। कौन से दांत कभी नहीं टूटते हैं? वो दांत होते हैं अस्थायी। अस्थायी दांतों में, दांतों के प्रकार में हम जाने तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। अस्थायी के 4 भाग होते हैं, रत्नक, कृंतक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इधर देखिए, इंसिजर को बोलते हैं कृंतक, कैनाइन को रत्नक, प्रीमोलर को अग्रचवर्णक और मोलर को चवर्णक। अगर हम बात करें इंसिजर की या कहें हम कृंतक की, जो इंसिजर दांत है इन्हें हम नोज टीथ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नोज टीथ के नाम से जानते हैं। ये जो दांत, जो नाक के सामने ये जो दांत होते हैं 4 दांत, इन्हें हम बोलते हैं कृंतक दांत बोलते हैं। जिनकी संख्या जो है वो होती है 4। इसमें केवल हम ऊपरी जबड़े के विषय में बात कर रहे हैं। आप चाहे तो ऊपरी हिस्सा ले सकते हैं, चाहे तो निचला हिस्सा ले सकते हैं। इधर देखिए, ये जो दांत है ये सामने के, जो नाक के सामने के दांत होते हैं इन्हें हम बोलते हैं हम इंसिजर। क्या बोलते हैं भाई? वो इंसिजर के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें अगले दूसरे नंबर पर कैनाइन की, तो कैनाइन होता है हमारे जो आंख के सामने जो ये वाले दांत है, जो आंख के सामने होते हैं, इन्हें हम आई टीथ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम के से जानते हैं? आई टीथ के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इनके दांतों की संख्या की बात करें तो ये ऊपरी या निचले जबड़े में
कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं भाइयों? 2 होते हैं। और कुल संख्या की बात करें तो ये होती है 4। ठीक है, इसमें मैं आपको दंत सूत्र भी बता दूंगा, लेकिन अभी ऊपरी या निचले हिस्से में जिसमें भी आप चाहें उसमें भी आप अपनी सुविधा के अनुसार समझ सकते हैं। अगले नंबर पे आ जाता है प्रीमोलर, जिन्हें हम बोलते हैं अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक को बोलते हैं हम चेक टीथ के नाम से। जो ये गाल के जो पीछे के हिस्सा में होते हैं उसे बोलते हैं। प्रीमोलर को हम किस नाम से भी जानते हैं? प्रीमोलर को हम जानते हैं चिक टीथ के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी संख्या के बारे में बात करें तो ये होती है, इधर आप गिन के देख लीजिएगा, 1 2 4 होती है। कितनी होती है भाई? वो 4 होती है, 2 इस साइड 2 इस साइड, यानी कि कुल ऊपरी जबड़े या निचले जबड़े में कितने होते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जैसे नहीं आया हूँ भाइयों, मैं इसको आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ। भाइयों लाइक करिए, साथ ही साथ इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा। कितने दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मोलर की बात करें तो ये होते हैं हमारे दांतों में होते हैं, इसको बोलते हैं हम 5 शब्द, यानी कि पीछ के बैक दांत के नाम से भी इन्हें जानते हैं। ठीक है भाइयों, किस नाम से जानते हैं? बैक नाम के जानते हैं। लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ठोकिए, लाइक करिए। इस वीडियो का टारगेट मैंने इस वीडियो का रखा है 500। कितना रखा है भाइयों? 500 लाइक चाहिए इस वीडियो में। कितने चाहिए? 500 लाइक चाहिए भाइयों। ठीक है, अगर हम आगे दांतों की बात विषय में बात करें तो सुअर और घोड़ा में सबसे ज्यादा दांत पाए जाते हैं। किसमें सबसे ज्यादा दांत पाए जाते हैं? सुअर और घोड़ा में कितने दांत होते हैं? 44 दांत होते हैं। अगर हम बात करें कि दांत जीवन काल में कितने होते हैं भाइयों? जीवन काल में होते हैं 52 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं भाइयों? 52 दांत होते हैं। अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बात करें तो जो एक दंती दांत होते हैं, विषम दंती होते हैं, द्विबार दंती दांत भी होते हैं। कितने होते हैं? एक दंती, द्विबार दंती और विषम दंती भी होते हैं। ऐसे दांत जो जीवन काल में केवल एक बार उगते हैं उन्हें हम कहते हैं एक बार दंती। ऐसे कौन से दांत होते हैं? वो होते हैं दूध के दांत। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है भाइयों? दूध के दांतों की संख्या होती है 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है दूध के दांतों की संख्या, जिसे हम खीर के दांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाइयों? खीर के दांत भी बोलते हैं। और खीर के दांतों के साथ इसे भी बोलते हैं दूध के दांत। क्या बोलते हैं? दूध के दांत बोलते हैं। अगर हम बात करें कि जो दांत हैं वो कौन कौन से होते हैं? दूध के दांत 20 होते हैं। और बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? मैंने बताया था आपको कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते हैं। और जो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसमें कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? बड़े बच्चों जो होते हैं उनमें मोलर दांत नहीं पाए जाते हैं। अगर हम मोलर को आगे बढ़ाते हुए बात करें तो मोलर होते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं भाइयों, जिसे हम फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर और थर्ड मोलर के नाम से जानते हैं। बड़े बच्चों में थर्ड मोलर के दांत नहीं पाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं अक्ल दांत, या कहें हम विजडम टीथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक, बुद्धि दांत के नाम से भी जानते हैं। अगर एक और बात हम इसके बारे में जान लें तो दांतों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑडिटोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। जो दांत है वो किस के बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट के दांत बने होते हैं। इसमें हम इस कैल्शियम फॉस्फेट की संख्या की बात करें तो यह इसमें 85% भाग कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और 10% भाग से CaCO3 का बना होता है। किसका बना होता है भाइयों? CaCO3 का बना होता है। आगे बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड शेष भाग में पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है भाइयों? प्रकार की नहीं भाइयों, 5% कैल्शियम क्लोराइड पाई जाती है। अगर दांतों का जो बीमारी है वो दांतों की बीमारी होती है क्षरण, किसके कारण होता है? फ्लोरीन, दांतों में जो फ्लोरीन पाया जाता है इसमें पढ़ते हैं हम। मैंने बताया था आपको दांतों का क्षय होता है किसके कारण होता है? फ्लोरीन के कारण हो जाता है। आपने देखा होगा कि छोटी छोटी उम्र में बच्चों के दांत सड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। किसके कारण टूटने लगते हैं? फ्लोरीन के कारण दांत टूटने लगते हैं। और जो सबसे कठोर भाग होता है वो होता है इनेमल, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है भाइयों? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अगर हम बात करें कि जो दांत है किसमें पाए जाते हैं, इसमें दांत जो है किस हड्डी में लगे हुए होते हैं? अगर हम दांत की लंबाई की बात करें तो ये होती है 3 से 3.5 सेंटीमीटर के बीच में दांतों की लंबाई होती है। कितनी होती है? 3 से 3.5 सेंटीमीटर होती है। और जो दांत है ये मैक्सिला और डेंटिल नाम की हड्डियों में जुड़े होते हैं। किसमें? मैक्सिला और डेंटिला हड्डी में जुड़े होते हैं। किसमें जुड़े होते हैं? मैक्सिला और डेंटिल हड्डी में जुड़े होते हैं। अगर हम
आगे पढ़े कि जो दांत हैं कितने प्रकार के होते हैं, इंसिजर, कैनाइन और प्रीमोलर और मोलर होते हैं। अगर हम दंत सूत्र की बात करें तो जो बच्चे बड़े युवा होते हैं उसमें होती है 21-23 किस्में होती है। वयस्क बच्चों में इसकी संख्या होती है। याद कर लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा पढ़ने के लिए जोश और ताकत। आपको 10th क्लास में ऐसी है कंपटीशन के बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है। किसके बच्चों की? कंपटीशन के बच्चों की। जो एक आईएएस के कंपटीशन में पूछा गया था कि दूध के दांतों को हम और किस नाम के से जाना जाते हैं, तो मैंने बताया है आपको किस नाम से जाना जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा। तो जैसा कि मैंने आपसे जो वादा रखा था कि 500 लाख चाहिए, 500 लाइक चाहिए, आपने वो लाइक अभी 600 में बदल दी है। कितने में बदल दी है भाई? वो 600 में बदल दी है। आगे की बात करें तो हम जानेंगे सुअर और घोड़ा में कितने दांत होते हैं। 44 दांत होते हैं। मच्छर में 47 दांत और गाय भेड़ों में 32 दांत होते हैं। अगर हम पक्षियों की बात करें तो पक्षियों में दांत की जगह पर क्या होता है? चोंच होती है, जो कि दांत का एक रूपांतरित भाग होता है। किसका होता है? रूपांतरित भाग का भाग होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो चलते हैं हम दांतों के और जानकारी लेने के लिए। तो आगे पढ़ते हैं बच्चों के दांतों की संख्या कितने हैं। तो बच्चों के छोटे दांतों में कितने संख्या होती है। बच्चों का छोटे दांत जो है, छोटे दांत बोलते हैं हम बच्चों के दांतों को, और बड़े दांत बोलते हैं किसको? जो युवा होते हैं उनके दांतों को हम क्या नाम से बोलते हैं? वयस्क दंत सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वयस्क दंत सूत्र क्या होता है? मैंने अभी बताया था कितना होता है? 21-23। ठीक, क्या होता है? 21-23। अगर हम इसी बात को छोटे बच्चों में बात करें तो छोटे बच्चों में जो दंत सूत्र है, छोटे बच्चों में दंत सूत्र क्या होता है? 21-03 होता है। क्या होता है भाई? यह होता है। नोट कर लीजिए, साथ ही साथ नोट करते चलिएगा। ऐसी पढ़ाई आपको दोबारा कहीं नहीं मिलेगी। चाहे आप किसी भी YouTube चैनल से पढ़ते हो, हमारे चैनल पर क्लास 10th के लिए एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही है। तो ये जो दांत है आपको मैंने सब कुछ बता दिया है, लेकिन इसमें कुछ रह गया हो तो बता दीजिएगा। एक और बार मैं आपको छोटे रूप में बता दूं, दांतों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑडोंटोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। दांतों के 2 रूप होते हैं, स्थायी एक अस्थायी। स्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, जो कि छोटे बच्चों में पाई जाती है। अगर हम बात करें कि दांत जो है एक बार दंती, 2 बार दंती होते हैं। कितने होते हैं? 1 बार दंती और 2 बार दंती। 1 बार दंती वैसे दांत होते हैं जो मनुष्य के जीवन काल में केवल 1 बार उगते हैं। अगर हम उदाहरण में ले लें तो दूध के दांत आ जाते हैं। कौन से दांत आ जाते हैं? दूध के दांत आ जाते हैं। और 2 बार दंती में हम बात करें तो वह दांत आते हैं जो मनुष्य के जीवन काल में दूसरी बार होकर आते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे है अस्थायी दांत। अस्थायी दांत होते हैं 4 प्रकार के। अस्थायी दांत ऐसे दांत होते हैं जो एक बार टूटने के बाद दोबारा कभी नहीं टूटते हैं। इनकी संख्या की बात करें तो ये होते हैं 4 प्रकार के, इंसिजर, कैनाइन और प्रीमोलर और मोलर होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे हम। इसको कैल्शियम दांत जो बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट बने होते हैं। कितने प्रतिशत? 85%। और CaCO3 के 10% भाग पाया है। बाकी शेष भाग में कैल्शियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, दांतों का क्षारण किसके रोग के कारण हो जाता है? दांतों का कारण किसके कारण होता है? फ्लोरीन के कारण हो जाता है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे साथ पढ़ते हैं हम इनेमिल जो है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो कि सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पढ़ते हैं हम सुअरों में दांत जो है, सब सुअर और घोड़ों में दांतों की संख्या 44 होती है, जो कि स्तनधारियों में सबसे ज्यादा होती है। अगर हम बात करें मच्छर में 47 दांत पाए जाते हैं, गाय भेड़ में 32 दांत पाए जाते हैं। तो अभी का वीडियो हम इतना ही रखते हैं, और आगे की स्लाइड में हम पढ़ते हैं जीव के बारे में, जहां से हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे हम ग्रसनी और ग्रस नली के बारे में। वीडियो को लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए। तो चलते हैं हम अगले पाचन तंत्र के पाचन अंग के, जिसमें पढ़ेंगे हम जीव का जो कार्य है पाचन में सब बहुत छोटा सा है। ग्रसनी, ग्रसिका और जीव, इनका पाचन में सबसे कम महत्वपूर्ण योग्य है। ठीक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसलिए ये जीव का चित्र मैंने बनाया है। जो सबसे अगला भाग होता है, जो ये सामने का जो अंग होता है, ये होता है मीठा। मतलब इसके द्वारा हम मीठे का अनुभव कर सकते हैं। किस स्वाद का अनुभव करते हैं? मीठे का अनुभव करते हैं। और जो सबसे पिछला भाग होता है, इसके द्वारा हम करते हैं कड़वे का। किसका करते हैं भाई? वो कड़वे का अनुभव करते हैं। और जो बगल का है, यानी ये जो इस साइड का जो भाग है, इसके द्वारा करते हैं नमकीन का अनुभव। ठीक है, और ये जो
जीभ से जो हम कहें या मध्य भाग जो है वो करता है खट्टे का अनुभव। किसका करता है? खट्टे का अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है भाइयों? जोश के साथ पढ़ेंगे, पूरा पाचन तंत्र को हम देखेंगे। ठीक है, जो ये पाचन तंत्र का ये कौन सा भाग है? जीभ भाग है, जिसे हम जीवा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाइयों? जीवा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जीवा। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं हम टंग। क्या बोलते हैं? टंग बोलते हैं। इस पर लाखों करोड़ों की संख्या में ये जो बिंदी सी होती हैं इन्हें बोलते हैं स्वाद अंकुर। क्या बोलते हैं भाइयों? स्वाद अंकुर बोलते हैं। ये क्या कार्य करते हैं? हमें स्वाद का अनुभव कराते हैं कि वह पदार्थ कैसा है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है। यह सभी हमें इसके द्वारा हमें प्राप्त होता है। और जो जीभ है इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भोजन का उलट पलट करना। किसका? भोजन का उलट पलट करना। यह इस कभी इधर होती है कभी उधर होती है। भोजन को दोनों तरफ से पाचन करके इसके बिना हम भोजन को निगल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद पढ़ते हैं हम ग्रसनी। ग्रसनी के विषय में जो जीव है इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं ग्रसनी की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं हम ग्रसनी। ग्रसनी क्या है? ग्रसनी ये वाला हिस्सा है, इसे बोलते हैं हम ग्रसनी बोलते हैं। जो ग्रसनी है यह बहुत ही कोमल होती है। क्या होती है भाइयों? कोमल होती है। इस आपने देखा होगा जब आप शीशे के सामने अपना मुंह फाड़ के देखेंगे ना, तो इधर एक घंटी लटकी होती है। क्या लटकी होती है? घंटी लटकी होती है। जो क्या करती है? श्वास नली और भोजन नली को अलग अलग करती है। जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं तो वह जो है घंटी वो श्वास नली के मार्ग को बंद कर देती है, और जब आप श्वास लेते हैं तो भोजन नली के मार्ग को बंद कर देती है। अगर कभी कभी आपने ये दोनों काम एक साथ कर सकते हैं तो तालियां, लेकिन आपको इससे प्रॉब्लम हो सकती है। आपका जो भोजन है वह श्वास नली में जा सकता है, जिसके कारण आपको खांसी भी आ सकती है और जिससे आपको कुछ दिक्कत भी का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक, तो क्या कार्य करती है? ये कोमल भाग होती है, घंटी लटकी रहती है। ग्रसनी में केवल घंटी लटकी होती है। अगर आप 10th क्लास के उच्च क्लासों में जब जाएंगे तो आगे इसके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। इसके कार्य बहुत होता है, लेकिन इसमें भी आप काफ़ी कुछ जान सकते हैं। घंटी लटकी हुई होती है, श्वसन नली और भोजन नली को अलग अलग करती है। तो ये तो हो गया ग्रसन नली। इसके बाद आता है ग्रसिका। ध्यान रखिए, ग्रसन नली और ग्रसिका अलग अलग होती हैं। जो ग्रसनी है यह भोजन को आगे पहुंचाती है। क्या करती है? अपने अंदर से आगे पहुंचाती है। ठीक, अब आ जाता है भोजन ग्रसिका में। यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा है इसे बोलते हैं ग्रसनी, और यहाँ से जो अमाशय तक का हिस्सा है, यहाँ तक का जो हिस्सा है वो होता है क्या? ग्रसिका। अब समझिएगा, जो ग्रसिका है वो क्या करती है? ग्रसिका क्या करती है? जोश के साथ पढ़ेंगे, जोश। ठीक, जोश। आपने देखा होगा जो ग्रसनी है, इधर ऐसे समझिए, ये जो ग्रसनी है इधर लगे होते हैं बाल। क्या लगे होते हैं भाइयों? बाल लगे होते हैं। या क्या करते हैं? भोजन को धीरे धीरे पेट अमाशय तक पहुंचाते हैं। ठीक, क्यों भोजन को धीरे धीरे क्यों पहुंचाते हैं? अगर आप भोजन को एक साथ जल्दी जल्दी खाते जाते हैं तो वो भोजन सीधा पेट में गिरता जाएगा, तो जो अमाशय है उसमें कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर हम कहें उसमें कुछ क्षति भी हो सकती है। ठीक, या दर्द भी हो सकता है। तो भगवान ने जो क्या किया है, भगवान ने या प्रकृति ने क्या किया है, उसमें ये जो है ये बाल लगा दिए हैं। इधर से भोजन जब आता है तो यहाँ पर रुकता है, फिर यहाँ रुकता है, यहाँ रुकता है, और धीरे से करके अमाशय में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है भाई? वो अमाशय में पहुंच जाता है। ठीक, और ये किस गति के द्वारा अमाशय में पहुंचता है उसका नाम है क्रमाकुंचन गति। कैसी गति? क्रमाकुंचन। वह गति जो भोजन को धीरे धीरे करके पहुंचाती है उसे हम क्रमाकुंचन गति बोलते हैं। ये हो गया ग्रसनी और ग्रसिका के विषय में। ठीक, ग्रसनी कोमल भाग होती है जिसमें एक घंटी लटकी होती है, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाइयों? ग्रसिका घाटी बोलते हैं। ग्रसिका घाटी यह आगे जाकर कहाँ पर खुलती है? एपिग्लोटिस में। एपिग्लोटिस में यह जो भाग है, ये जो कंठ है आपके सामने, इसको बोलते हैं कंठ। क्या बोलते हैं? कंठ, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। और हम जाने एपिग्लोटिस को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है स्वर यंत्र। किस नाम से? स्वर यंत्र के नाम से जाना जाता है। यह जो स्वर यंत्र है इसी के द्वारा कोई भी मनुष्य बोल सकता है। अगर किसी का स्वर यंत्र
अगर है नहीं है, मतलब उसमें कुछ खराबी है, तो वह व्यक्ति कभी बोल नहीं सकता। तो हम चलते हैं आगे, जिसमें पढ़ेंगे हम अमाशय के बारे में। अमाशय क्या है उसके बारे में पूरा जानते हैं। अब दोस्तों हम पहुंच गए हैं अमाशय यानी कि पेट में। ये जो पेट है हमारे शरीर में, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा शरीर इतना बड़ा है, कोई व्यक्ति मोटा होगा तो बोलते हैं कितना खाता है, ये सब बोलते हैं। लेकिन जो अमाशय है इसका आकार नियमित है, या हम कहें इसमें एक प्रकार से 1.5 किलो से 2 किलो के बीच में भोजन आ सकता है बस। इससे ज़्यादा कोई भी व्यक्ति अगर खाता है तो वह वोमिटिंग कर सकता है या उसे तकलीफ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो पहले हम इसके बेसिक फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ग्रसनली भोजन को क्रमागत गति से अंदर तक लाती है। भोजन जो अमाशय है इसे 3 भागों में बांटा गया है, एक कार्डियक, फेडमिक और पाइलोरिक। ठीक, कार्डिक, फेडिक और पाइलोरिक में बांटा गया है। जो कार्डिक भाग है इसमें बनता है HCl। क्या बनता है भाइयों? HCl बनता है। जो HCl है यह क्या करता है, जैसा कि मैंने सबसे शुरू में बताया था कि जो भी खाते समय जो जीवाणु बच जाते हैं, जो लाइसोसाइम से बच जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं कहाँ पर? पेट में पहुंच जाते हैं। जब ये पेट में पहुंच जाते हैं तो जो HCl अम्ल है यह उन्हें नष्ट करने का कार्य करता है। क्या करता है? उन्हें नष्ट कर देता है, उन्हें मार देता है। अगर हम इसके pH की बात करें तो ये इसका pH होता है 0.5 से 0.8 के बीच में। यानी कि यह कब होता है? जब होता है जब किसी व्यक्ति के पेट में एसिडिटी बन रही हो, ठीक है। अगर साधारण रूप से हम बात करें तो यह होता है 1.5 से 2 के बीच में यह जो है बनता है, ठीक है दोस्तों। कितने एसिडिटी के समय बनता है? 0.5 से 0.8 के बीच में यह जो है एसिडिटी के समय बनने लग जाता है। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो जो साधारण रूप से पाया जाता है वो पाया जाता है कितना? 0.5 से 0. समझिए, जो साधारण रूप में पाया जाता है वो है 1.5 से 2.5 तक के बीच में साधारण रूप से पाया जाता है, ठीक। जो अम्ल है हमारे पेट में क्या करता है? अम्ल एक तो मैंने बताया ये हमारे भोजन में उपस्थित सभी जीवाणुओं को मार देता है। भोजन जो है उसे अम्लीय बनाता है, ठीक। कैसा रूप प्रदान करता है? उसे बनाता है अम्लीय। जो अम्लीय भोजन है, जब तक भोजन अम्लीय नहीं होगा तब तक भोजन का पाचन नहीं हो सकता, ठीक। भोजन का पाचन नहीं हो सकता, ठीक है। और जब अम्ल हमारे शरीर में ज्यादा बनने लगता है तो क्या होता है? जो हमारे शरीर में जब अम्ल ज्यादा बनता है तो एसिडिटी होने लगती है। जब किसी व्यक्ति को एसिडिटी होती है तो हम उसे क्या पिलाते हैं? इनो पिलाते हैं। इनो पिलाते हैं। अब तो मार्केट में बहुत सारे सामान उपलब्ध हैं, लेकिन पुराने समय में जो था वो पिलाया जाता था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या पिलाया जाता था? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिलाया जाता था, जो कि क्षारीय होता है। आपने केमिस्ट्री में सेकंड जो चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा अम्ल और क्षार के विषय में। ये जो है अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यूट्रल्स बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। कार्डिक में समझ लिया आपने, HCl का निर्माण होता है। HCl क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मार देता है। अब समझिएगा, ये जो 1.5 से 2 होता है यह इतना हाई पावर का अम्ल होता है कि अगर हम इसे किसी वस्तु पर डाल दें तो वह वस्तु पिघल सकती है, ठीक। आपने देखा होगा जो लड़के हैं वो लड़कियों के चेहरे पर ऐसे डाल देते हैं जिससे उनका फेस पूरा जल जाता है, यहाँ तक कि हड्डी भी जल जाती है, ठीक। तो एक क्वेश्चन बनता है कि जो इतना HCl है हमारे शरीर में, लेकिन हमारे शरीर जो पेट है वो क्यों नहीं जलता इतने सारे अम्ल से? तो इस पर एक परत पाई जाती है। क्यों? एक परत पाई जाती है जो कि आंतरिक सतह पर होती है, ठीक। उस पर सतह का नाम है क्या है? श्लेष्मा। ध्यान रखिएगा, एसिडिटी से जब तक ये लड़ती है तब तक हमें एसिडिटी नहीं होती। जब ही ये कटना शुरू हो गई तब ही हमें एसिडिटी होना प्रारंभ हो जाता है और हमारे पेट में जलन होती है। आपने देखा होगा कि जब हमें उल्टी आती है, क्या आती है? उल्टी,
तो हमारे नाक और मुंह में जलन होना प्रारंभ हो जाती है। जो जलन होती है वो नाक में और मुंह में जो कुछ सतह होती है उसे जला देती है, जिसके कारण हमें जलन होना प्रारंभ हो जाता है। आई होप आपने कार्डियक के विषय में कुछ जो इतना भी बताया है आपने पूरा समझ लिया होगा। ये जो भाग है फेंड्रिक, ये क्या करता है, ये ज़्यादा कुछ नहीं करता, इतना समझिए। अभी इसमें एक प्रवृत्ति उभरी होती है जिसे हम देखिए इस प्रकार की प्रवृत्ति उभरी होती है। ठीक, अब यहाँ से जो भोजन था यहाँ से किस रूप में आया, अम्लीय माध्यम में यहाँ पर आ गया, किसमें, अम्लीय एसिड रूप में आ गया। जो भोजन है अभी इन प्रवृत्ति में फंस जाएगा, क्या होता है, इनमें रुक जाता है। जो प्रवृत्ति है रुचि, क्या नाम है इनका, रुचि नाम है, ध्यान से देखिएगा, रुचि नाम है इन प्रवृत्तियों का, क्या नाम है, रुचि नाम है। ठीक है, ये जो रुचि है क्या करती है, भोजन को पकड़े रखती है। मान लीजिए अगर भोजन आया उसे ऐसे पकड़ के रखती है, और कब तक पकड़ के रखती है, जब तक पकड़ के रखती है उसमें से पूर्ण रूप से उसमें से जो पोषण है या उसका अवशोषण नहीं कर लिया जाता है, तब तक इसे पकड़े रखती है। ठीक, इतना समझ में आया अभी। अब समझिए, जब आप भूखे होते हैं, आप या कोई भी जब भूखा होता है तो हमारे पेट में बहुत तेज एक मीठा सा दर्द होने लगता है। कैसा, मीठा दर्द, मीठा मतलब ऐसा नहीं कि लार, जो मीठा मीठा मतलब मीठा नहीं, ये एक ऐसा दर्द होता है, ना ज़्यादा तेज होता है और ना ज़्यादा कम होता है। भाई जोश में आकर पढ़िए, बोरिंग नहीं है ये सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये जो है रुचि क्या करता है, भोजन को पकड़े रखता है। जब खाली पेट होता है तो ये हमारे पेट में जलन करता है और जब तक हमें 1 या आध घंटे के बीच में हमें भोजन नहीं मिलता तो ये अपने अंदर से जूस का श्रावण कर देती है या जूस को निकाल देती है। क्या कर देती है, निकाल देती है, जिससे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, वो गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। ठीक, इसके बाद आ जाता है भोजन पाइलोरिक में, क्या, किसमें, पाइलोरिक भाग में। ठीक, यहाँ से जब भोजन आया यहाँ तक, ये आया था किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम में भोजन आया था। अब देखिए इसकी आकृति ही ऐसे होती है। ठीक, यहाँ से ये चले जाता है छोटे आंत में, कहाँ पर चले जाता है, छोटे आंत में। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे यह जो है अमाशय है, क्या है, अमाशय। यहाँ से जब भोजन आगे जाता है तो ये सीधा इधर आता है। ठीक, इधर आ जाता है, इधर आता है। यह जो भाग है पाइलोरिक उसे क्या देता है, रास्ता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, रास्ता। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन है, पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया था। ठीक, जो बच्चे होते हैं बोलते हैं, गाँव और ग्रामीण में भी बोलते हैं कि बच्चा जो माँ के पेट में है, बोलते हैं कि बच्चा माँ के पेट में है। अब भैया आप ही लोग बताइए कि जो माँ के पेट में जो अमाशय है उसमें इतनी मात्रा में HCl अम्ल बन रहा है, मतलब देखिए पूरा पेट से छोटी आंत में तक आने पर यह क्या था, केवल HCl यानी अम्लीय माध्यम था। और कितना अम्ल में था, 1.5 से 2.5 के बीच में था। ठीक, तो जो बच्चा था वो जलेगा ना पेट में, उस जो अम्ल है सब चीज को जला देता है, लेकिन तो बच्चे की तो जो कोशिकाएं वो काफी सरल होती है। ठीक, तो सभी को बता दीजिए जो आपके आस पड़ोस में है, जो बच्चा होता है वो माँ के पेट में नहीं होता है, वो होता है कहाँ पर, गर्भाशय में। ठीक, जब हम मानव में जनन पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा गर्भाशय के बच्चे का निर्माण कहाँ पर होता है, कब होता है। ठीक, अभी आगे चलिए, इसके बाद पढ़ते हैं हम छोटी आंत। क्या पढ़ते हैं, छोटी आंत। छोटी आंत जो है, इधर से देखिए, छोटी आंत काफी लंबी होती है, कितनी होती है, काफी लंबी। ठीक, हम आगे के स्लाइड में पढ़ते हैं छोटी आंत के बारे में। तो माफी चाहूंगा दोस्तों, लेकिन मैंने आपको जो अमाशय था उसमें कुछ बताना छोड़ दिया था। ठीक है, देखिए जो अमाशय था उसमें भोजन के कितने घंटे रुकता है, 4 से 5 घंटे के लिए भोजन उधर रुक जाता है। इधर जो पित्ताशय है, इधर आप समझिए, जो गैस्ट्रिक जूस निकालता है, पित्ताशय गैस्ट्रिक जूस निकालता है, जिसके कारण एक रोग होता है जिसे बोलते हैं हम गैस्ट्रिक रोग बोलते हैं, है ना।
तो वहां पर दो प्रकार के ये निकलते हैं, ठीक। तो एक होता है रेनिन और दूसरा होता है एक होता है रेनिन, जिसके कारण क्या होता है एक होती है रेनिन और दूसरी होती है पेप्सिन। रेनिन क्या करती है, रेनिन दूध दही का पाचन करती है, ठीक है। पहले जो दूध हम ग्रहण करते हैं उसे बदलेगी, पहले बदलती है वो बदलती है दही के रूप में। किस में बदलती है, दही के रूप में बदलती है, ठीक है। जो दही है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और दूसरी है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करती है, प्रोटीन का पाचन करती है, ठीक है। पेप्सिन को पेप्टिडाइड में बदल देती है। फिर ये प्रोटीन की अलग अलग फॉर्म है, इसमें कोई संबंध नहीं है, ठीक है, फिर भी बता देता, ठीक। अब पढ़ते हैं हम यकृत के बारे में। यकृत क्या है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। क्या है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। ये जो यकृत है किससे बना हुआ होता है, ये बना होता है वसा से। किससे, वसा से बना होता है। अगर हम इसके वजन की बात करें तो इसमें होता है 1.5 kg वजन होता है। कितना होता है, 1.5 kg वजन होता है। अगर मान लीजिए हम इसके इतने हिस्से को काट देते हैं तो यह दोबारा से उतना ही बन जाता है, ठीक, उतना का उतना ही ये बन जाता है, ठीक है। यकृत जो है किस रस का स्रावण करता है, यकृत करता है पित्तरस का स्रावण। किस रस का, पित्तरस का स्रावण करता है। ये जो पित्तरस है इसके स्वाद इतना कड़वा होता है कि करेले से, जो करेले का जूस होता है उससे भी ज्यादा ये कड़वा होता है। अगर हम इसकी पीएच की बात करें तो पीएच होता है 13.5 से 14 के बीच में इसका पीएच होता है। तो आप समझ सकते हैं कितना क्षारीय है ये, ठीक। यह यकृत पित्त रस को स्राव करता है या उसे निकालता है, ठीक। और ये जो है इसका नाम है पित्ताशय। क्या है, पित्ताशय। यहाँ पर इकट्ठा करके रहता है पित्त रस। क्या रहता है, पित्त रस इकट्ठा रहता है, ठीक। यकृत क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। आकार की बात करें या वजन की बात करें तो ये होता है 1.5 kg। कितना होता है, 1.5 kg। अगर हम इसे काट दें तो यह दोबारा से उतना का उतना ही उग सकता है, ठीक। किसका बना होता है, यह बना होता है वसा से, ठीक। और ये पाचन जो है पाचन में सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका निभाता है। अगर भोजन अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में नहीं बदलता तो भोजन का पाचन नहीं हो सकता है, ठीक। रेनिन किस में बदलता है, रेनिन दूध को दही में बदलता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और जो दूध है वह बदल जाता है दही में। आपने देखा होगा कि डॉक्टर, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें दूध पीने की बजाय दही खाने के लिए बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं उनका जो पाचन तंत्र है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है ना। तो जो पाचन तंत्र है वो कमजोर हो जाता है, जब दूध दही में बदलेगा तो उसे थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा रेनिन को, ठीक। दूध में कैल्शियम मिलते हैं, उसका जो पोषण है उसको ग्रहण करता है दही में बदलने के बाद। लेकिन हम उसे दही को डायरेक्ट ले लें तो वो जो रेनिन है वो सीधा उसे ग्रहण कर लेगा, ठीक। इसके कारण डॉक्टर उन्हें देता है, ठीक। अगर पीएच की बात करें तो ये होता है 13.5 से 14 के बीच में इसका पीएच होता है। तो अब हम पढ़ते हैं छोटी आंत के बारे में, ठीक। छोटी आंत देखिए, इधर से आ जाती है छोटी आंत आ जाती है। क्या आ जाती है भाई, वो छोटी आंत आ जाती है। छोटी आंत में जब भोजन जाता है तो अब पढ़ते हैं हम छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत में ज्यादा कुछ नहीं होता है। पूर्ण रूप से जो पाचन होता है वो होता है किसमें, अमाशय में। किसमें हो जाता है, अमाशय में सब चीज का पाचन हो जाता है। जो छोटी आंत है इसमें केवल अवशोषण होता है। क्या होता है भाई, वो अवशोषण होता है। छोटी आंत को हम छेदांत के नाम से जानते हैं, या हम कहें कि जो छेदांत है इसे हम जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। जब भोजन अमाशय से अम्लीय माध्यम में इधर आ जाता है, किधर आ जाता है भाई, वो इधर आ जाता है भोजन। जब छोटी आंत में भोजन आ जाता है तो छोटी आंत जो है इसके भी अलग नखड़े होते हैं। क्या होते हैं, नखड़े होते हैं। ये कहती है कि जो भोजन आया है मेरे पास मैं उसे नहीं पचाऊंगी। क्यों नहीं पचाऊंगी भाई, वो क्योंकि वह होता है अम्लीय और अम्लीय माध्यम इसको पसंद नहीं है।
तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। कब हो जाती है? जब छोटी आंत भोजन को नहीं पचाती। ठीक, तो प्रकृति ने क्या किया है, छोटी आंत की जगह पर, जिससे इससे पहले मैंने आपको बताया था क्या, यकृत। यकृत जो है पित्त रस का श्रावण करता है, और जो श्रावण करता है वो उसका पीएच कितना होता है? 7.5 से 8 के बीच में उसका पीएच होता है। ठीक, इधर जो यकृत समझिए, ठीक, इधर हो गया अमाशय। जो यकृत है, यकृत पित्त रस का श्रावण करता है। यहाँ पर आता जो अम्लीय माध्यम इधर आता है, यहाँ से यकृत संदेश देता है कि जो भोजन आया है उसे अम्लीय कर, और यहाँ से जो पित्ताशय है पित्त रस का श्रावण कर देता है, पित्त रस को छोड़ देता है। ठीक, जब अम्लीय भोजन इधर आया है तो अम्ल और जो क्षारीय मिलते हैं, तो ये भोजन हो जाता है क्षारीय रूप में। किस रूप में हो जाता है? क्षारीय रूप में हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्षारीय रूप में भोजन आता है तो इधर आसपास में घूमता रहता है। इसके जो लंबाई है छोटी आंत से बड़ी आंत के बीच में, इसकी लंबाई होती है 7 मीटर। कितनी होती है भाइयों? 7 मीटर होती है। यह मैं जो बता रहा हूँ छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई बता रहा हूँ। ठीक, इधर से भोजन का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से जब भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है तो यहाँ पर 3 प्रकार के जो निकलते हैं, क्या एंजाइम निकलते हैं, जिसे हम बोलते हैं लेट। क्या बोलते हैं? लेट। एल से हो गया लाइपेज, ए से बोल गया एमाइलेज, और टी से हो गया टाइलिन। क्या हो गया भाइयों? टाइलिन। ठीक, जो बोर्ड के एग्जाम है केवल इनको ही पूछता है। अगर कंपटीशन की बात करें तो वह इनका भी कार्य पूछ लेता है। ठीक है, इधर 10th क्लास के हिसाब से इसे नहीं बता रहे, अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। इधर से छोटी आंत में भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। ठीक है दोस्तों, अब भोजन यहाँ से पहुंच जाता है बड़ी आंत में। ये जो आंतरिक हिस्सा है इसे है छेदांत। क्या है? छेदांत यानी छोटी आंत। और ये जो हिस्सा है इसका नाम है बृहदांत। क्या है? बृहदांत मतलब बड़ी आंत। जब भोजन बड़ी आंत छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंच जाता है, सुनिए, जब भोजन छोटी आंत में आता है तो किस माध्यम में आता है? क्षारीय माध्यम में आता है। भोजन का यहाँ पर अवशोषण किया जाता है। भोजन का पाचन कहाँ पर नहीं होता है? वो होता है बृहदांत में, यानी बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में केवल जो वर्ज्य पदार्थ, यानी हम कहें जो अपशिष्ट पदार्थ है, वही केवल बड़ी आंत में जाता है। जब बड़ी आंत में यहाँ पर भोजन होता है तो इसकी आंतरिक सतह पर उंगली जैसी प्रवृत्ति निकली होती है। कैसी? उंगली जैसी प्रवृत्ति निकली होती है, जिससे हम बोलते हैं दीर्घरुम। क्या बोलते हैं? दीर्घरुम बोलते हैं। यह क्या करते हैं? भोजन में उपस्थित जल को, क्या, किसको? वाटर को अवशोषण करते हैं। मतलब उसका अवशोषण मतलब उसको खींचते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, और यहाँ से जब भोजन, यहाँ छोटे आंत में भोजन 4 से 5 घंटे रहता है, और यहाँ पर केवल 2-3 घंटे या किसी में ज़्यादा देर तक भी रह सकता है। यहाँ से सीधा भोजन पहुँच जाता है मलाशय में। कहाँ पर? मलाशय में। और मलाशय में जब भोजन पहुँचता है तो यहाँ पर केवल अपशिष्ट पहुँचता है। क्या पहुँचता है? अपशिष्ट पहुँच जाता है। ठीक है, और एनएस के द्वारा भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। किसके द्वारा? एनएस के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो छेदांत, बृहदांत, अमाशय, ग्रसनली, ग्रसिका, मुख, यह सब जो थे हमारे पाचन में मदद करते हैं। किस में करते हैं? पाचन में मदद करते हैं। अगर हम पाचन के मुख्य घटकों की बात करें तो हमारे पाचन में 5 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सुनिएगा। अंतर्ग्रहण, यानी भोजन को ग्रहण करना, अंतर्ग्रहण। उसका पाचन करना, दूसरे नंबर पर है पाचन, उसको पचाना। तीसरे नंबर पे आ जाता है उसका अवशोषण करना। अवशोषण कौन करता है? छोटी आंत उसका अवशोषण करती है। ठीक है, फिर होता है उसका स्वांगीकरण, मतलब जो भी बच्चा कुच्चा जो भी शेष भाग था उसका अवशोषण, स्वांग उसे बोलते हैं हम स्वांगीकरण, उसका अवशोषण करती है। ठीक, और जो बेकार पदार्थ होते हैं उसे बोलते हैं हम बहिक्षेपण। ठीक, आपको काफी अच्छी तरीके से ये जो चैप्टर था वो काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो
आप अपने यूट्यूब चैनल मैथ के भूत के साथ बने रहिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप एक बार जाते जाते समझिएगा। ये जो पूरी वीडियो में आपने जो चित्र देखा है, इस चित्र को आप जब भी पाचन तंत्र बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाए तो इस चित्र को पूर्ण रूप से बना दीजिएगा। ठीक, इसको आप चाहते हैं कि इसका नाम सहित आपको चित्र चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। आप आसानी से इसे गूगल से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल मैथ के भूत के साथ। थैंक यू।